नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। कांग्रेस चाहती है सदन में पीएम को दे सीधी टक्कर, इंडिया गुट भी होगा तैयार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि इधर मोदी को समर्थन देने दिल्ली आए अजीत पवार, उधर एनसीपी में लग रही सेंध। शरद पवार की पार्टी बोली हमारे संपर्क में है कई एमएलए। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद एक्शन के मूड में अखिलेश यादव, खत्म होगी कई विधायकों की सदस्यता। खबर में आगे आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने एनटीए पर लगाए गंभीर आरोप, फिजिक्स वाला के फाउंडर ने तो दिखा दिए सबूत। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को पकड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो जीत है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। कांग्रेस चाहती है सदन में पीएम को दे सीधी टक्कर, इंडिया गुट भी होगा तैयार। जी हाँ दोस्तों, अकेले 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब संसद में विपक्ष के नेता के पद की हकदार है और लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब चुप रहे राहुल गांधी पर यह भूमिका निभाने का दबाव बढ़ रहा है। पिछले लोकसभा में ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी के पास जरूरी संख्या नहीं थी और यही कारण है कि अधीर रंजन चौधरी केवल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था। ये एक कैबिनेट लेवल का पद होता है और एलओपी, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ को चुनने जैसे कई बड़े फैसले लेने के पैनल में भी शामिल होता है। कांग्रेस के प्रदर्शन का ज़्यादातर श्रेय लेते हुए यहाँ पर राहुल गांधी अब बन सकते हैं इंडिया गुट के नेता और यहाँ पर नेता विपक्ष बन सकते हैं। वरिष्ठ नेता मणिकम टैगोर ने गुरुवार सुबह एक पोस्ट में कहा कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगा, मुझे लगता है कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इधर मोदी को समर्थन देने दिल्ली आए अजीत पवार, उधर एनसीपी में लग रही सेंध। शरद पवार की पार्टी बोली हमें संपर्क में हमारे हैं कई एमएलए। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपने नवनिर्वाचित सांसद के साथ एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए संविधान सदन में मौजूद हैं। इस बीच एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि चर्चा है कि अजीत पवार के विधायक संपर्क में हैं और कई लोग आने को तैयार हैं, लेकिन प्राथमिकता वफादारों को दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में प्रचंड जीत के बाद एक्शन के मूड में अखिलेश यादव, खत्म होगी विधायकों की सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने विधायकों को बख्शने के मूड में नहीं है और दावा किया जा रहा है कि सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के पक्ष में नहीं है। सपा अब बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के संबंध में सपा की ओर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को जल्द ही चिट्ठी भेजी जा सकती है। दोस्तों, सपा के बागी विधायकों में राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, अभय सिंह, पूजा पाल, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। जानकारी के माने तो अखिलेश यादव पहले से थे नाराज और अब लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बागियों को बख्शने के पक्ष में वो नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने एनटीए पर लगाए गंभीर आरोप, फिजिक्स वाला के फाउंडर ने तो दिखा दिए सबूत। जी हाँ दोस्तों, नीट के रिजल्ट जारी होते ही छात्रों ने बवाल काट दिया है। सोशल मीडिया पर छात्रों से लेकर एक्सपर्ट ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए हैं और इसमें अब राजनेताओं ने भी सरकार और एनटीए से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से इसे लेकर सवाल किया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। आगे प्रियंका गांधी ने लिखा कि एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। यह बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? वहीं बीते दिन कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एनटीए और सरकार से सवाल पूछा कि नीट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुले कर सामने आ रही है। 24 लाख छात्र छात्राओं की
शंकाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना एनटीए दे रहा है, ना ही सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है, क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है, क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को पकड़ा। जी दोस्तों, संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश की गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर संसद में 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की है और ये तीनों मजदूर थे जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पकड़ लिया है। CISF के मुताबिक तीनों मजदूर संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया है। तीनों को पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेयर बाजार में भारी गिरावट की, ईडी से कार्रवाई जाएगी जांच। पूर्व IAS अधिकारी ने मोदी शाह की भूमिका पर भी उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी EAS शर्मा ने चुनाव परिणाम के दिन 4 जून को शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की है। शेयर बाजार में इस गिरावट से निवेशकों को 31 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी थी। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को लिखे पत्र में शर्मा ने पूछा है कि क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी ने लुढ़कते बाजार को संभालने के लिए कोई कदम उठाया है। क्या 3 और 4 जून को शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच शुरू की गई है। वर्ष 2020 के दौरान वित्त मंत्रालय में सचिव रहे शर्मा ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि कई कारकों ने मिलकर 3 जून 2024 को शेयर बाजार में उछाल ला दिया और उसके अगले दिन भारी गिरावट आ गई और इससे छोटे निवेशकों की बाजार में निवेश की गई कड़ी मेहनत की बचत खत्म हो गई। शेयर बाजार के बड़े दिग्गजों को उनके मुताबिक कीमत पर मुनाफा कमाने का मौका मिल गया और इससे शेयर बाजार पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। अंतिम दौर का मतदान संपन्न होने के बाद एक एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के अनुमान के बीच BSE सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 2507 अंक यानी कि 3.4% की बढ़त के साथ 76,469 अंक के शिखर पर बंद हुआ। हालांकि उसके अगले ही दिन चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई और भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत न मिलने से सेंसेक्स 4,390 अंक यानी 6% गिरकर 72,079 पर आकर बंद हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा संसद में विरोध प्रदर्शन नहीं चाहते PM, इसीलिए हटाए गए महापुरुषों की प्रतिमाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद परिसर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थानों से इसलिए हटाया गया है क्योंकि PM मोदी दोनों सदनों के निकट किसी भी तरह का संवैधानिक विरोध प्रदर्शन नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि दोपहर 2:30 बजे इस बात को हाईलाइट की कि कैसे मोदी शासन छत्रपति महाराज, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को संसद भवन के सामने स्थित विशिष्ट संस्थाओं से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा है। मूर्तियों को हटाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद घबराहट में देर रात 8 बजे के बाद लोकसभा सचिवालय को इस बदलाव के लिए पूरी तरह से फर्जी और स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि मूर्तियों के स्थान में बदलाव के लिए किसी भी राजनीतिक दल से कोई चर्चा नहीं हुई। बदलाव का असली कारण अब बताया जा सकता है। दरअसल ये मूर्तियां ही वो स्थान थे जहां पिछले 10 वर्षों से विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करते थे। TDP और JDU भी इन प्रदर्शनों में शामिल होते थे और बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से संसद की बैठक के बगल में कोई जगह नहीं चाहते हैं जहां उनके और उनकी सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से भी विरोध प्रदर्शन हो सके। ऐसे स्टंट अब उन्हें और उनकी अस्थिर सरकार को गिराने से नहीं बचा सकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट परीक्षा में पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली पर चुप है सरकार, शक के घेरे में है NTA। कांग्रेस ने रखी है 4 मांगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके। नीट का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया और इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात की और कई गंभीर
सवाल खड़े किए। NSUI अध्यक्ष वरुण चौधरी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली पर सरकार चुप है। NTA शक के घेरे में है क्योंकि पेपर लीक की बात सामने आई थी, फिर परीक्षा में जो स्कोर संभव नहीं था वो भी छात्रों को मिले। उन्होंने कहा कि यही नहीं, नीट का रिजल्ट जल्दबाजी में पहले ही रिलीज कर दिया गया जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। ये सारी बातें NTA पर कई सवाल खड़ी कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के इस लोकसभा सीट के परिणाम को चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, बोली फिर से हो मतगणना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र चुनाव की फिर से मतगणना कराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मेल किया है। मेल में बांसगांव लोकसभा सीट के सभी 5 विधानसभाओं की फिर से मतगणना की मांग की गई है और देर शाम तक मेल का कोई जवाब नहीं आया था। इस बीच प्रत्याशी सदल प्रसाद को दिल्ली बुलाया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष दावे फेल होने पर अरविंद सावंत ने मांगा इस्तीफा, आशीष शेलार का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों, दावों और आरोपों को याद दिलाकर सियासी दल और नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और इसी क्रम में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार पर तंज कसते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि लोग उनके सियासत से इस्तीफा देने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने कसम खाई थी कि अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में 18 लोकसभा सीटें जीतती है तो वो ऐसा करेंगे। अरविंद सावंत के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन को अब भी उम्मीद, ममता ने चली चाल, दादा नहीं दीदी करेंगी खेला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के सामने आने के बाद अब मोदी सरकार 3.0 का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई है, मगर इंडिया ब्लॉक ने भी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। एन केन प्रकीर्ण इंडिया गठबंधन संभावनाओं की तलाश में जुटा है। पहले इंडिया गठबंधन ने इस काम के लिए शरद पवार को लगाया था, अब इसकी बागडोर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाल रखी है। कांग्रेस ने पहले शरद पवार को नीतीश चंद्र बाबू नायडू से बात करने को कहा था, अब ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने में जुटी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में आप नेताओं और सपा के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद फिर वो मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिले थे। खबरों के मुताबिक ममता और उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने का जिम्मा अखिलेश यादव को सौंपा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भगवान राम का हम दिया जला रहे हैं और जो स्त्री जैसी नारी है उसको रोडों पर घसीटा जा रहा है। ये है कलयुग। मैं विरोधी नहीं हूँ भैया, कैमरामैन साहब, मेरे कान बहुत बड़े हैं। मैं कलयुग का राम राज्य है। ये उस कलयुग के रावण हैं जो श्री राम भगवान के नाम पर देश को ठग रहे हैं, जो मुद्दों से भटका रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान में फंसाकर इस देश को खोखला और तोड़ने की बात करना चाह रहे हैं। आपका कलेजा फट जाएगा ईवीएम करते करते। सरकार कहेगी राम राम, आप इसको काटना मत, 100% डालना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। ये सिर्फ सर कट सकता लेकिन झुक नहीं सकता। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे क्रांतिकारी डरते ना और अपने घर बैठ जाते तो ये आप पत्रकारी ना करते, किसी जेल जाओगे, सवाल उठाओगे ईवीएम पर। तो जेल से नहीं डरते, मर्दी जाते जेल। कल गिरफ्तारी हुई थी, भूल गए? जेल से नहीं डरते। आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर चर्चा आप करते हैं, सरकार तो कहती है राम पे चर्चा होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे चर्चा होगी, ईवीएम तो बहाना है। देखिए, राम जो है वो सबके दिलों में है और वहाँ तो पत्थर की मूर्ति की पूजा होने वाली है। उसी के लिए पूरी लड़ाई थी सर। तो लड़ाई तो पत्थर की, उसके बाद पत्थर की मूर्ति से सिर पटक लो तुम जाके, कुछ हासिल नहीं होगा। राम हमारे दिलों में है, राम कण कण में है। अयोध्या वाले जो राम थे, एक राजा के बेटे से अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट दी। कोई भी उनको रोल मॉडल नहीं बना सकता। हाँ, उसकी पूजा करते हैं लोग, उनके जैसी जिंदगी जी सकता है भाई? नहीं जी सकता। जहाँ पे हम आए ईवीएम के लिए,
हम तमाशा देख रहे हैं कि ये उसी ईवीएम से चुनाव करना चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो सकता हो। टेक्नोलॉजी तो है आज की, ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पे। जब विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अड़ा हुआ है कि हम इसी से कराएंगे, क्यों नहीं वो जो पहला सिस्टम था उससे लेकिन मेरा सवाल इसी से उठ रहा था। मैं राम मंदिर इसलिए जिक्र किया, आप प्रदर्शन करें, देश के आम नागरिक हैं, आप भी सारे टैक्स पेयर हैं। आप ईवीएम को लेकर के दिल्ली के जैसे जब बड़ी जगह पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कर रही है कि ईवीएम तो हम सुनेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे राम के बारे में। तो सवाल तो यही है, आप ईवीएम कहेंगे, राम राम करेंगे। सर आ जाए, जनता ये कह रही है कि हम तो जो है फिर वोट नहीं देंगे फिर। अच्छा ये बात है, इस बार वोट का चोट होगा, डेफिनेटली होगा। मोदी जी से वो पूछती है जनता, सब लोग, कि आपने 10 साल में एक कोई वादा जो जनता से किया था, क्या पूरा किया? एक वादा, 2 वादे, कोई तो बता दो कि पूरे किए हैं। आ रहा हूँ मैं, फिंगर काउंट पे आ रहा हूँ। सर एक सवाल है, यहाँ थोड़ा आ जाए, ईवीएम को उस कैमरे में देख लीजिएगा, कैमरे में तरीके से सुनिए। मैडम आ जाओ, थोड़ा लाइट आ रहा है। ईवीएम को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन है, आप भी आए हैं, देश का नागरिक है, टैक्स पेयर है, आप भी वोट करते हैं, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सरकार से जब ईवीएम के बारे में पूछेंगे तो सरकार कहेगी 22 तारीख को दीपावली मनाओ, राम ही आएंगे। तो चर्चा तो राम की होगी, ईवीएम पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये बात आपके बिल्कुल सही है, जो आपने कहा है बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना तो बहुत जरूरी है। और जहाँ तक राम आएंगे की बात कर रहे हैं, आप पूजा किस बात के कर रहे हैं राम की? क्या उनके आने के लिए कर रहे हैं या उनसे कुछ लेने के लिए करते हैं आप पूजा? अच्छा, कुछ लेने की पूजा हो रही है। आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। आप तो राम से मांगते हैं, आप उनसे जीवन मांगते हैं, आप उनसे जीवन दक्षा मांगते हैं, आप उनसे खाने की मांगते हैं, जो पूरी दुनिया की शिक्षा कर रहे हैं, आप उनको लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे वो? क्योंकि उनको लेकर आएंगे तो 24 की सत्ता भी आएगी पीछे पीछे। देखिए, सत्ता तो राम को पसंद ही नहीं थी, आपने देखा। इन्होंने खुद त्याग दिया। उन्होंने तो त्याग दिया था, उन्होंने तो भरत को दे दी थी सत्ता। पूरा जीवन उन्होंने वनवास में और पब्लिक सेवा में बिताया। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को जो भी जुर्म हो सकता है वो सब लोग कर रहे हैं। राम का एक उदाहरण दे दीजिए कि भाई राम को इस जगह पे हमने माना और इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। राम ने एक सौतेली माता के कहने पर वनवास चले गए थे, सत्ता त्याग दी थी, और आप सत्ता के लिए लोगों को मार रहे हैं, ईवीएम को उसमें जो है हैक कर रहे हैं, जो लोगों का हक है उसको छीन रहे हैं, वोटों को लूट रहे हैं। तो कहाँ आप राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं? बार बार मंचों से, और जो समर्थन में लोग हैं, सरकारों से ज्यादा समर्थक बोलते हैं, सरकारें हालांकि खुल के नहीं बोलती है। राम राज्य बार बार एक लोगों के माइंडसेट में डाला जाके राम राज्य सब कुछ अच्छा है, मोदी है तो सब कुछ बेहतर है। क्या वाकई में सरकार में सब कुछ बेहतर है या फिर दिक्कत कहीं ना कहीं है? अगर सरकार में सब कुछ बेहतर है तो फिर राम राज लाने की जरूरत ही क्या है? फिर तो मोदी ही है, फिर तो मोदी की ही पूजा की जाएगी, राम की क्यों? अच्छा, मोदी की ही पूजा हो जानी चाहिए। फिर तो मोदी की ही पूजा होने जानी चाहिए। राम की पूजा तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि सब कुछ ही सही हो, जो उनके आदर्श हो उनको हम अपनाएं, उनके आदर्शों पर चलकर लोगों के समाज की सेवा करें हम। यानी वर्तमान सरकार राम के आदर्श को नहीं अपनाती है। कोई एक मिसाल दे दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बता दीजिए ना कि राम के आदर्श को फला जगह पालन किया आपने। कह रहे कि राम भी सबका साथ सबका विकास करते थे और हम भी सबका साथ सबका विकास करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही आप ट्रकों वाले की हड़ताल आपने देखी होगी, हिट एंड रन। तो क्या वो सबके लिए है? सबको तो आप जेल में पहुंचा रहे हैं। आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है तो आपको तो 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, घर में खाने को नहीं, कहाँ से बीवी बच्चों को बेच कर देंगे, घर बेच कर देंगे, घर भी किराए के पे रह रहे हैं, क्या करेंगे? आपने महंगाई पर सवाल उठाया। जब महंगाई पर सवाल उठते हैं तो कहते 5 किलो दिया ना
5 किलो राशन दे रहे हैं ना, शौचालय दे रहे हैं ना, ऐसी बातें आती हैं। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जब आप राम के उद्देश्यों की बात करते हैं, क्या राम ये पूरी दुनिया को दे रहे हैं? क्या उन्होंने डंका बजाया कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ? ये तो बात अपने बड़ी कर दी। हाँ, आप चुपचाप सबको बांट रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं, और जीवन दान तो सबको ही दे रहे हैं ना, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी क्यों ना हो, सभी को तो मिल रहा है। ये इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा। देखिएगा, सनातन से नहीं है, इस्लाम से, फिर भी सनातन की इतनी बड़ी शिक्षा दे दी कि राम ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कहा नहीं कि राम ने किया है। और वर्तमान वाले तो पोस्टर लगाते हैं कि 80 करोड़ को खिला दिया, 5 किलो दे दिया, हमें वोट दे दो। यही अंतर हो गया इन दोनों में। बिल्कुल यही अंतर है। राम के आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है, ये तो अपने आदर्श बना रहे हैं। और आज जो यहाँ प्रदर्शन ईवीएम को लेकर हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है कि आप जैसे नौजवान आने वाले कल में हमारा गिरेबान, हम बुजुर्गों का गिरेबान ना पकड़ लें।